नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अविनाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का ये 6th लेक्चर है और हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है। उसके मैंने 6 ड्राइवर्स आपको बताए थे, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स में। या इसमें पहला था प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता, दूसरा था एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा प्रवाह, तीसरा था डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन, और पिछले 5th क्या कहते हैं हमने लेक्चर में पढ़ा था इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 5वां ड्राइवर, उसका नाम है न्यूट्रिएंट या बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र या पोषण चक्र। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर इसको स्टार्ट करते हैं। अब मुझे उम्मीद है इससे पहले भी आपने लेक्चर देखे होंगे और आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या चीज है, ये न्यूट्रिएंट साइकिल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है ना। और बायो क्योंकि हमें इसकी नीड ही क्यों है, इसको समझते हैं कि प्रकृति की वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस, प्रकृति का नेचर की वो प्रोसेस, प्रकृति की वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से पोषण तत्व पर्यावरण यानी कि मिट्टी, जल, वायु, जीवित जीवों में और फिर वापस से पर्यावरण में पुनः चक्रित होते हैं, ठीक है ना। प्रकृति का वो प्रोसेस जिसमें से पोषण तत्व पर्यावरण के द्वारा, जो कि मिट्टी, जल, वायु है, उससे जीवित जीवों में और फिर वापस पर्यावरण में पुनः क्या कहते हैं विमुक्त हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे साइकिल को ही हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ठीक है ना, बहुत सिंपल से पोषण तत्वों को हम लोग कैसे बनते हैं, हम लोग के ऊर्जा संसाधन क्या है, क्या हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे डेवलप होंगे, तो उसके लिए बार बार हमें इसकी जरूरत होती है। तो बार बार खत्म होता है, इसी को रिन्यूएबल होता रहता है। इसी पूरे चक्रण को, पूरे साइकिल जो रिन्यूएबल प्रोसेस है साइकिल होने का, उसे हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल या न्यूट्रिएंट साइकिल। दोस्तों ये यूपीपीसी के देखिए आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसने एक बार डायरेक्टली पूछ लिया था कि बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है या बायोडिग्रेडेबल केमिकल साइकिल होता है या जियोकेमिकल साइकिल होता है, इस तरह के 4 ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है ना। तो आपको नाम पूरा ये याद रखना होगा। ये एक्चुअली में क्या है, बायोजियो केमिकल साइकिल है, ठीक है। और इसको दूसरा नाम न्यूट्रिएंट साइकिल या पोषण साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको सरल शब्दों में इस तरह भी कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों का अनिश्चित काल तक पुनर्चक्रित होना या करना, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और पानी जैसे तत्व पृथ्वी से एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं ताकि जीवन का संतुलन बना रहे। जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग को पोषण तत्व की जरूरत पड़ती रहती है जिससे कि हम लोग जीवन चलता रहे और संतुलित रहे और हमारा इकोसिस्टम भी क्या कहते हैं संतुलित रहे, स्टेबल रहे, ठीक है। इसलिए हमें पोषण चक्र की जरूरत पड़ती है और रिसाइकिल होकर हमें क्या कहते हैं हमारे भोजन के रूप में और जैसे जो भी नीड होती है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और क्या कहते हैं सल्फर, इन सब के रूप में हमें मिलता रहता है, वाटर जैसे तत्व, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं दोस्तों न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल। और देखिए किस तरह के हैं पोषण चक्र के मुख्य प्रकार, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें देखो दोस्तों जो पहला जो टाइप है वो है गैसी चक्र, ठीक है ना, जो गैस के फॉर्म में रिसाइकिल होता है, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं इसको क्या है। इन चक्रों में, इसमें गैसी चक्रों में पोषक तत्वों का मुख्य भंडार यानी कि जो रिजर्वायर होता है वो या तो वायुमंडल में या फिर जलमंडल में होता है और ये चक्र बहुत तेजी से चलते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ये एक पहले जो टाइप है वो है हमारा गैसियस साइकिल, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या है डेफिनेशन कि चक्रों में पोषक तत्वों का मुख्य भंडार रिजर्वायर जो होता है ये तो वायुमंडल के क्या कहते हैं उसमें रिजर्वायर में मुख्य भंडार है या तो हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल में होता है और ये चक्र बहुत तेजी से चलते हैं। ध्यान रखिए जो गैसियस साइकिल है उसके जो रिसाइकिल होने का जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट होता है। इन्हें पूर्ण चक्र भी कहते हैं यानी कि परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन चक्रों में पोषक तत्वों की जो पूर्ति होती है वो उतनी ही तीव्र गति से होती है जितनी की तीव्र गति से उनका उपभोग होता है, ठीक है ना। देखिए इसीलिए मैंने बोला ना कि जो ये चक्र होता है बहुत तेजी से चलता है, ये प्रोसेस फास्ट होता है गैसियस साइकिल का, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पोषण तत्वों की पूर्ति है, जैसे हमने जिस चीजों को जैसे यूटिलाइज कर ले रहे हैं तो जो खाली होता है उसको तुरंत रिजर्वायर फुलफिल कर देता है, ठीक है ना। इसलिए उपभोग भी होता है और उसको जल्दी जल्दी वो रिसाइकिल भी हो जाती है, इसलिए इसकी गति काफी तेज होती है, इसलिए इसे परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उदाहरण के देखिए इसमें कौन कौन से हैं। वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र, कार्बन साइकिल यानी कि कार्बन चक्र, नाइट्रो साइकिल यानी कि नाइट्रोजन चक्र, फिर है ऑक्सीजन साइकिल यानी कि ऑक्सीजन का चक्र, ठीक है। तो हमारे क्या कहते हैं पहले टाइप का जो है वो एक गैसीय चक्र है। उसमें भी कितने तरह, 4 तरह के हैं जो मुख्य रहे हुए तो काफी, लेकिन मुख्य 4 हैं जिनके दोस्तों क्वेश्चन आते हैं या हमारे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, तो वो मैंने बताए हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप क्या है। दूसरा जो क्या कहते हैं चक्र है वो है सेडिमेंट्री साइकिल। पहला था गैसियस, दूसरा सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चक्र। अब इसका देखिए क्या होता है। इन चक्रों में जो पोषण तत्वों का मुख्य भंडार होता है वो भंडार पृथ्वी की प्रॉपर्टी पपड़ी यानी कि अर्थ पृष्ठ या चट्टानों में होता है। उसमें किसमें होता था, वायुमंडल में, या तो इस क्या कहते हैं वायुमंडल, और दूसरा क्या था, ये कहते हैं रिजर्वायर हाइड्रोस्फीयर में यानी कि जलमंडल में।
ठीक है ना दोस्तों, दोनों याद रखिएगा, जलमंडल और हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन मत होइएगा, मैं इंग्लिश हिंदी इसलिए दोनों बोलता रहता हूँ। ठीक है, पहले एक होता है क्या कहते हैं वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में, दूसरा जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर में। इन चक्रों के पोषण तत्वों का मुख्य भंडार पृथ्वी की अर्धकृष्ट चट्टानों में होता है, और ये चक्र गैसीय चक्र की तुलना में धीमा होता है। क्या होता है? धीमा होता है। गैसीय चक्र की तुलना में इसका जो प्रोसेस होता है दोस्तों धीमा होता है। क्यों? क्योंकि ये अपूर्ण पोषण चक्र इन्हें बोला जाता है, क्योंकि पोषक तत्वों का उपभोग जिस गति से होता है उस गति से ये पोषक तत्व पूर्ति नहीं हो पाते, यानी जिस स्पीड से हम लोग इनके पोषक तत्वों का यूज करते हैं, यूटिलिटी उपभोग करते हैं, उस स्पीड से ये दोबारा रिसाइकिल नहीं हो पाते, इसलिए इनको हम इम्परफेक्ट न्यूटन साइकिल भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों चीजों में, गैसीय में भी और ये दोनों डिफरेंस भी हैं। और देखिए इसी चक्कर इसी कारण से चक्रीय गैस की तुलना में ये जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, क्योंकि तेजी से बन नहीं पाता है, जिस तरीके से यूज होता है उतनी तेजी से ये डेवलप नहीं हो पाता, रिसाइकिल नहीं हो पाता है, इसलिए इसे इम्परफेक्ट न्यूटन साइकिल भी कहते हैं। इसके देखिए क्या एग्जाम्पल क्या क्या है, जिसमें फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, 4 तरह के हो गए। अब आइए धीरे धीरे करके सबके एक एक टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहले हम लोग बात करेंगे गैसियस साइकिल में। गैसियस साइकिल सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल की। अब देखिए ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसके एक एक स्टेप देखिए दोनों डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि वहां क्वेश्चन एक वर्ड से भी डिफरेंस कर सकता है। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं जिसमें बहुत माइनर माइनर वर्ड्स होते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा कहते हैं मॉडर्न करके मॉडर्नाइज करके उसको बोलते हैं, फिर आप उस चीजों में उलझ जाते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है और प्रोसेस को समझना है कि हमें इसकी नीड क्यों है। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि सारे पोषक तत्वों का रिसाइकिल होकर हमें मिलता रहे और हमारा जीवन और इकोसिस्टम संतुलित रहे। ठीक है, उसमें से 2 तरह के होते हैं, ऑक्सीजन साइकिल सॉरी गैसीय साइकिल और क्या कहते हैं सेडिमेंटल साइकिल। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल यानी अवसादी चक्र, 2 तरह के होते हैं। अब गैसीय चक्र में जो पहला है वो है ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, अब देखिएगा तो ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जीवमंडल यानी क्या कहते हैं बायोस्फीयर और स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर के बीच घूमती रहती है, यानी कि तीनों जगहों से जैसे ऑक्सीजन की प्रोसेस में होता रहता है। ये चक्र सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहे तीनों मंडलों में। ठीक है ना, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर तीनों जगह के जो वो हैं, इन तीनों चीजों में ही ऑक्सीजन पाया जाता है और तीनों जगह ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है। ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये लिथो कहते हैं एटमॉस्फेयर, ये बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों में ही ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, और ये सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहे तीनों ही मंडल में, ये तीनों ही स्फीयर में। इसलिए इसे कैसे ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जीव जंतु कहते हैं मरने लगेंगे और इससे वहां का संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन तो बहुत ही नीड है, जानते हैं आप, हम लोग 5 मिनट भी नहीं रह सकते बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, आइए देखते हैं फिर इसमें ऑक्सीजन की चयन प्रक्रिया। ठीक है, चक्र प्रक्रिया ऑक्सीजन प्रोसेस कैसे वर्क करता है। देखिए सबसे पहले तो इसका एक है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखिए पौधे सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते समय CO2 को सोखते हैं, यानी कि क्या कहते हैं ऑब्जर्व करते हैं, और बदले में शुद्ध ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए बहुत ही सिंपल चीजें हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं जो मेन हमारा सोर्स ऑफ क्या कहते हैं ऑक्सीजन है वो क्या है, पेड़ पौधे हैं, क्योंकि वही क्या कहते हैं जितनी भी CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कहते हैं रिसीव करते हैं, उसको कहते हैं सोखते हैं और उसको भोजन के निर्माण में उस CO2 को यूज करते हैं। ठीक है ना, भोजन बनाते में CO2 को सोखते हैं, यूज करते हैं और बदले में शुद्ध ऑक्सीजन ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, O2 को। और ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की सबसे बड़ा स्रोत भी है, यानी पेड़ पौधों से ही जो मेन स्रोत है दोस्तों ऑक्सीजन का, वो हमारा पेड़ पौधे ही है। ठीक है ना, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं और किसके लेके, वो क्या लेके बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, इसमें CO2 को सोखते हैं और उसको क्या करते हैं मतलब यूज करते हैं CO2 और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन साइकिल भी दी हुई डायग्राम में, अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए श्वसन में फिर दूसरा प्रोसेस है श्वसन। जीव लेते समय ऑक्सीजन को हम अंदर खींचते हैं, ठीक है, जो हमें कहते हैं पेड़ों द्वारा दी जाती है, और ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर शरीर के अंदर ऊर्जा बनाती है, जिससे हम ऊर्जा मिलती है तथा बदले में हम CO2 बाहर छोड़ते हैं। देखिए ये प्रोसेस है, पहले पेड़ से ऑक्सीजन मिली, उन्होंने CO2 को क्या कहते हैं लिया और ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन को बाहर दिया हम लोगों को एटमॉस्फेयर में यानी कि वातावरण में, फिर हम लोग जीव जितने भी जीव जंतु और मानव क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन इनको चाहिए होता है वो ऑक्सीजन जीते हैं और हम लोग उसके बदले में CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, फिर देखिए तीसरा प्रोसेस है अकार्बनिक पदार्थों को जलाने, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ऑक्सीजन और शीशा पड़ती है और जलने से ऊष्मा और CO2 निकलती है, तो हमें उससे ऊष्मा तो मिलती है, जैसे इस तरह में ऊर्जा बनती थी हमें हमारे शरीर में, ऐसे में जलने से ऊष्मा बनती है कार्बनिक पदार्थों को और इसके साथ CO2 भी निकलती है, यानी कि इन पदार्थों को जलाने से उससे CO2 मिलता है और क्या कहते हैं हमारे सांस लेने जो हम छोड़ते हैं हम इंसान और जीव, वो भी CO2 है जिसको हम लोग CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक इस तरीके से पहले ऑक्सीजन क्या कहते हैं मतलब CO2 को लेके पेड़ पौधे ऑक्सीजन क्या कहते हैं छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है ना,
और फिर हम लोग उस क्या कहते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 हम लोग बाहर निकालते हैं। फिर एक तीसरा प्रोसेस है डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन। जब पेड़ पौधे या जीव मर जाते हैं तो बैक्टीरिया उन्हें सड़ाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन की यूज हो रहा है, जिससे ऊर्जा मिलती है और वो ऑक्सीजन CO2 में बदल जाती है। यानी कि कुल मिला के क्या कहते हैं डायरेक्ट क्या कहते हैं पेड़ पौधे CO2 हम लोग से लेके उसको क्या कहते हैं तब्दील कर देता है O2 में, ऑक्सीजन में, और हम लोग ऑक्सीजन को दोबारा तब्दील कर देते हैं CO2, और इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। तो इस तरह की 4 तरह की प्रोसेस हो गए। पहले दोस्तों क्या था, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो मेन क्या कहते हैं सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन मिलता है। फिर श्वसन जिसके द्वारा CO2 बाहर निकलती है और ऑक्सीजन क्या कहते हैं ली जाती है। तीसरा है कंबंशन जिसमें कहते हैं पदार्थ को जलाया जाता है, इसमें भी CO2 बाहर निकलती है, ऑक्सीजन के क्या कहते हैं मतलब रहते हुए ही ये चीजें जलती है, नहीं तो ये अकार्बनिक पदार्थ जलने में मदद करते हैं, ऑक्सीजन इसको जलने में मदद करता है, ठीक है। और चौथा है डिकम्पोजिशन। जब पेड़ पौधे मर जाते हैं तो बैक्टीरिया उन्हें सड़ाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ये यानी कि ये भी ऑक्सीजन के रहते हुए ही पॉसिबल हो पाता है, जिससे ऊर्जा मिलती है और ऑक्सीजन को CO2 में बदल देता है, और फिर ये एटमॉस्फेयर से पेड़ पौधे उसको ले लेते हैं और वापस उसे क्या कहते हैं ऑक्सीजन में बना देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल से क्या हुआ, ऑक्सीजन साइकिल। देखिए इसमें डायग्राम भी है, आप इस पे ध्यान देंगे। देखिए ये चीजें हैं, सबसे पहले देखिए एटमॉस्फेयर में है ना, वो ऑक्सीजन ऑलरेडी है हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है। फिर ये रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू है ना, हमने उसको लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसे क्या कहते हैं छोड़ा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन है, प्लांट एंड एनिमल रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस का ये देखिए ये कहते हैं प्रोसेस है, कंबंशन है, ठीक है। चारों चीजों प्लांट एंड एनिमल रेस्पिरेशन है। इस तरीके से ये पेड़ों में, पौधों में, ये मैरीन लाइफ में, डिकम्पोजिशन में, ठीक है। ये समझाने के लिए दोस्तों डायग्राम है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन जो सिंपल डेफिनेशन है जिससे आपको याद रहे वो ये ही है, और एग्जाम इसी तरीके से आता है। तो आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सरल शब्दों में लिखे हुए, इनको देख लेते हैं। क्या है कि पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ठीक है, O2, और जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग कर देते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, स्थल पे यानी कि स्थल मंडल में हरे भरे पौधे से कहते हैं ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है कि समुद्र में पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए याद रखिए बहुत अच्छी पॉइंट है। और ये एक अच्छा पॉइंट है कि वायुमंडल में 20.95% ऑक्सीजन है, जबकि भू प्रॉपर्टी यानी कि अर्थ में 46.6% ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑक्सीजन का साइकिल हुआ और किस तरीके से ऑक्सीजन आया, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। या अगर एक सरल स्ट्रक्चर में इसको समझा जाए तो ऑक्सीजन आती है, उससे श्वसन लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 को वापस निकालते हैं, फिर पेड़ द्वारा दोबारा CO2 ग्रहण किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दोबारा ऑक्सीजन बनाया जाता है। ये देखिए एक सिंपल प्रोसेस में एक लाइन में मैंने इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है, याद करने के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखिए दूसरे साइकिल की बात करते हैं। तो दूसरा साइकिल कौन सा है, जिसमें है द कार्बन साइकिल। ओके, कार्बन साइकिल है, तो आइए पहले समझते हैं कार्बन साइकिल क्या होता है, फिर डायग्राम में समझेंगे। वो प्रक्रिया जिसमें कार्बन तत्व प्रकृति के वायुमंडल, समुद्र, मिट्टी और जीवित जीवों के बीच कार्बन का आदान प्रदान होता है, ताकि पृथ्वी पर जीवन और तापमान संतुलन बना रहे, ठीक है। तो जीवन को मेंटेन करने के लिए और तापमान को भी संतुलित करता है, कौन करता है, कार्बन चक्र द्वारा, ठीक है, ये याद रखिए, अच्छा पॉइंट है। अब कार्बन चक्र के चरण कौन कौन से हैं, देखिए इसमें पहला है वायुमंडल से पौधों में। तो वायुमंडल से कार्बन यानी CO2 के रूप में मौजूद रहती है, CO2 हमारे ऑलरेडी कहते हैं एटमॉस्फेयर में रहती है, ठीक है। और पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को सोख लेते हैं, ठीक है, CO2 को सोखते हैं और इसे भोजन कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं, तो ये वायुमंडल से पौधों में पहुंच जाता है, ठीक है, पहला प्रोसेस। दूसरा क्या है, पौधों से जानवरों में पहुंचता है, कैसे, जब जीव इंसान इन पेड़ पौधों को खाते हैं तो कार्बन उनके शरीर में चला जाता है और खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बनकर अपशिष्ट के रूप में मिट्टी में दोबारा मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन कैसे आया, CO2 के फॉर्म में पौधों ने ग्रहण किया, पौधों ने फिर उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा CO2 को सोख लिया और भोजन कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया। उसके बाद जब पेड़ पौधों को जानवर ने खाया तो जीव इन पौधों को खाते हैं तो कार्बन के शरीर में चला जाता है और खाद्य श्रृंखला के हिस्सा बनकर अपशिष्ट के रूप में मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस हुआ। फिर तीसरा क्या है, वापस वायुमंडल में जब जीव सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलता है और हवा में मिल जाता है। इसके अलावा जब पेड़ व पौधे मर जाते हैं तो उनके शरीर के सड़ने, डिकम्पोजिशन से कार्बन वापस मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए अपशिष्ट के रूप फॉर्म में मिट्टी में मिल रहा था, यानी कि प्रकृति में जा रहा था, और यहाँ पे डिकम्पोजिशन किया था, कार्बन वापस मिल जाता था सड़ने के बाद डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से, ठीक है, ऐसे वापस वायुमंडल में, और गल के फिर वापस वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। चौथा है जीवाश्म ईंधन का दहन। जमीन के नीचे दबे मृत जीव जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस बनते हैं। जब उन्हें जलाया तो कार्बन पुनः CO2 के रूप में चला जाता है और CO2 फिर से क्या कहते हैं उसमें निकलती है इस प्रोसेस में और वो दोबारा एटमॉस्फेयर में
चली जाती है। तो दोस्तों ये हमारा था कार्बन का साइकिल। एक इसको एक अगर रेखीय चक्र में समझें तो पहले CO2 ग्रहण किया पौधों ने, पौधे से क्या कहते हैं उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ा तो श्वसन किया, श्वसन के बाद दोबारा वायुमंडल में CO2 फॉर्म में चला गया। ठीक है, क्योंकि कार्बन प्रोसेस तो कार्बन CO2 के फॉर्म में आता है, ऑक्सीजन डायरेक्ट क्या कहते हैं वो भी CO2 फॉर्म में आता है, लेकिन उसका प्रोसेस लगभग हम CO2 और क्या कहते हैं ऑक्सीजन और कार्बन का प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ डायग्राम में भी इसमें समझाया गया है कि CO2 ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, और कार्बन के एमिशन देखिए हो रहा है, वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स है, ये प्लांट है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन इनटेक हो रहा है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब्जॉर्ब कर ले रहा है, फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इसमें से बहुत से स्टेप है, लेकिन इनको अभी हम आगे समझेंगे, इसमें बहुत चीजें हैं। ठीक है, अभी आप सिंगल, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, साइकिल की बात कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ हम उसके प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं आगे कौन सा है। उसके बाद है नाइट्रोजन साइकिल। दोस्तों ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके नाइट्रोजन के स्टेप, इसके चरण और इसके बारे में छोटे जो इसके स्टेप है, कैसे बनता है, कौन से पार्टिसिपेट करता है, ये पूछता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कार्बन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या है। इसी ये है, ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों और जीवों को उपयोग के लायक बनाया जाता है। क्या है कि जिसके द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन को डायरेक्ट पेड़ पौधे या हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये वो प्रक्रिया है नाइट्रोजन साइकिल, जो जीवों और नाइट्रोजन पौधों के उपयोग के लायक बना देती है और फिर उसे वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। यही इस पूरे साइकिल को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। आइए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। वायुमंडल नंबर 78% नाइट्रोजन है, ये प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। हम लोग जानते भी प्रोटीन में दोस्तों मिलता है, आपने पढ़ा भी होगा साइंस में। ठीक है, तो ये वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। पौधे जंतु इसका उपयोग क्या सीधा उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमने बताया, इसी प्रोसेस को ही हम नाइट्रोजन की साइकिल कहते हैं। समझेंगे इसमें क्या क्या आते हैं। ठीक है, और देखिए क्या है नाइट्रोजन की चक्र प्रक्रिया। ठीक है, नाइट्रोजन का चक्र प्रक्रिया है, इसमें 5 चरण है। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में बदलता है, ये 4 तरह से। ठीक है, तो ये इसका पहला प्रोसेस है। तो इसमें 5 चरण है, आइए एक एक करके इसको समझते हैं। तो जो दोस्तों पहला है वो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है इसमें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में बदलना। ये अब 4 तरह से होता है। अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसका ये पहला क्या कहते हैं चरण है, लेकिन इसमें भी इसके सब 4 टाइप के हैं। ठीक है ना, किस किस तरीके से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। आइए इसमें पहला देखते हैं कि बिजली के कड़कने से, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट याद रखिए, एग्जाम में आया हुआ है यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में। जब बिजली चमकती है तो उच्च ऊर्जा में हवा में मौजूद नाइट्रोजन N2 के बंधों को तोड़ देता है। कौन, जब बिजली चमकती है। ठीक है ना, तो और मुक्त नाइट्रोजन जब, और फिर नाइट्रोजन बंधन टूट जाते तो मुक्त हो जाते और ऑक्सीजन से क्रिया करके NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, जो बारिश के साथ मिलकर मिट्टी में मिल जाती है। समझे ना, इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर में क्या कहते हैं नाइट्रोजन पाई जाती है, वो बिजली के कड़कने से। इसका पहला जो ए टाइप है वो है बिजली के कड़कने, क्वेश्चन में आया हुआ है, दोनों याद रखिए यूपीएससी दोनों में। तो बिजली के कड़कने से किस तरीके से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो इसमें ये पहला टाइप है कि बिजली जब चमकती है तो ऊर्जा मौजूद N2 बंधनों तोड़ जाती है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है और बारिश में साझा होती है तो उसे मिलकर मिट्टी में आके मिल जाती है। ठीक है, ये पहले अभी स्थिरीकरण हुआ। अब इसका देखिए बी क्या है, औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा। देखिए औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा भी स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है ना, ये हम लोग पहला भी हम लोग पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोफिक्सेशन। ठीक है, इसका बी है औद्योगिक प्रक्रिया। अब औद्योगिक प्रक्रिया में कैसे होता है, इसमें एक प्रोसेस होता है, देखो आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, हैबर-बोच प्रोसेस। हैबर-बोच प्रोसेस के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन उच्च तापमान व उच्च दबाव पर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर लोहे के प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन H2 के साथ मिलकर NH3 अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है और ये प्रक्रिया कृत्रिम उर्वरक यानी कि यूरिया अमोनिया नाइट्रेट का उत्पादन का आधार भी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है, हैबर-बोच प्रोसेस के माध्यम से वायुमंडलीय हाइड्रोजन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर लोहे के प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन H2 के साथ मिलकर NH3 अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है और ये प्रक्रिया कृत्रिम उर्वरक, ठीक है ना, कृत्रिम उर्वरक यानी कि यूरिया अमोनिया नाइट्रेट उत्पादन बनाने का आधार भी इससे बनता है। तो दूसरा प्रोसेस है औद्योगिक प्रक्रिया। पहला हमारा क्या था, बिजली के कड़कने से। ठीक है, ये सी देखते हैं क्या है। सी पॉइंट ये है दोस्तों, ये भी अभी नाइट्रिफिकेशन ही चल रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इसका 4 तरीके से बताया था ना मैंने, इसमें होते हैं, तो इसमें 2 हम पढ़ चुके हैं, अब ये तीसरा, सूक्ष्म जीवों द्वारा थ्रू द बैक्टीरिया। ये एक जैविक प्रक्रिया है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधों की जड़ों में रहने वाले बैक्टीरिया जैसे कि एजेटोबैक्टर या राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया NH3 में बदल देते हैं
और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया प्रमुख रूप से दलहनी फसलों में जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में नाइट्रोजन एंजाइम की पाई जाने वाली नाइट्रोजिनेज एंजाइम की मदद से होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो कि दलहन की फसलों के जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी जड़ों में रहने वाले जो होते हैं, वो एक्सोबैक्टर या राइजोबियम कहते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है उसमें जो क्या कहते हैं, जो मुख्य जो ये जीवाणु हैं, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें पहला से राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, क्लैसिबेशियला, रोडोस्पाइलियम, नील हरित शैवाल और क्लास्ट्रीडियम। दोस्तों ये 6 के 6 नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। ये जीवाणु, ये नाम आप याद रखिए, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा इसका एक प्रोसेस है, 3 नंबर पर चौथा था ज्वालामुखी गतिविधियों से। ये दोस्तों डायरेक्ट होता है कि ज्वालामुखी जब होता है तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उसके अलावा जो होते हैं ऊपर ऊपर उछलते हैं, तो वहां से नाइट्रोजन लेते हुए आते हैं और डायरेक्ट जब वो सूख जाते हैं यानी लवा ठंडे हो जाते हैं तो ऑलरेडी मिट्टी में वो पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरीके से ज्वालामुखी के प्रोसेस के द्वारा भी ये नाइट्रिफिकेशन होता है। ये दोस्तों तो हम लोगों ने इसका पहला चक्रण जो था नाइट्रोजन का, उसका जो पहला प्रोसेस था नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसके ये 4 तरह से होता है, ये उन्होंने पढ़ा है। जिसमें न था बिजली के कड़कने से, दूसरा था औद्योगिक प्रक्रिया से, तीसरा था सूक्ष्म जीवों द्वारा, उसके स्थिरीकरण के जीवाणु जो इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों जरूर याद रखिएगा, और चौथा था ज्वालामुखी गतिविधियों से। अब देखिए इसका दूसरा फिर स्टेज आती है कि नाइट्रीकरण। जब मिट्टी में पहुंच जाता है, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में, तब मिट्टी में मौजूद अमोनिया को बैक्टीरिया नाइट्रेट में, बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया नाइट्रेट में बदल देते हैं। इस रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। पौधे डायरेक्ट, अभी पहले नाइट्रीकरण से वो जो नाइट्रोजन था वो मिट्टी में पहुंचता है, फिर जो पौधे ग्रहण करते हैं मिट्टी से वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, वो उसको बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में बदल देते हैं। इस रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तीसरा प्रोसेस हो गया, सॉरी दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या है, अवशोषण, एसिमिलेशन। और पौधे जब नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और इससे प्रोटीन बनाते हैं और जानवर इस पौधों को खाते हैं, तो नाइट्रोजन जीवों को शरीर में जाता है और उनके शरीर में ऊर्जा वृद्धि और उत्कों की मरम्मत करता है। इसे हम कहते हैं अवशोषण। मतलब जब हम पहले पौधे लेते हैं और जब हम जीव जानवर या हम लोग पेड़ पौधों खाते हैं तो वो हमारे शरीर में आता है, जिससे कि ऊर्जा की हमारे शरीर में ऊर्जा वृद्धि होती है, उत्कों की मरम्मत होती है। इसका अवशोषण उसको हम कर लेते हैं। ठीक है ना, खाने के बाद, तो ये कहलाते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, ये चौथा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया। और देखिए चौथे चरण में क्या है कि अमोनीकरण होता है, अमोनिफिकेशन। जब पेड़ पौधे मर जाते हैं या मलमूत्र त्यागते हैं जीव, ठीक है ना, पेड़ पौधे मर जाते हैं या मलमूत्र त्यागते हैं, तो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव उस नाइट्रोजन को वापस अमोनिया में बदल देते हैं। वापस उसको जब वो मर जाते हैं, जीव मर जाते हैं, तो वो मिट्टी में वापस जाते हैं और अमोनिया में बदल जाते हैं, उसे कहते हैं अमोनीकरण। फिर विनाइट्रेशन क्या है, यानी कि डिनाइट्रिफिकेशन। अंत में कुछ विशेष बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन के कुछ हिस्सों को वापस गैस के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इस तरीके से पूरी होती है। ठीक है, फिर 5 चरणों में होती है। सबसे पहले देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के 4 प्रोसेस है, बिजली के कड़कने से, औद्योगिक प्रक्रिया से, सूक्ष्म जीवों द्वारा, और क्या कहते हैं चौथा ज्वालामुखी गतिविधियों से। फिर उसके बाद जब वो मिट्टी में पहुंच जाता है तो मिट्टी से क्या कहते हैं डायरेक्ट उसे एब्जॉर्ब नहीं करते पेड़ पौधे, तो उसके लिए नाइट्रीकरण होता है। और नाइट्रीकरण होने पर जब वो पौधे और क्या कहते हैं हम लोगों में, इंसानों में या जीवों में पहुंचता है तो उसको एसिमिलेशन होता है। तो उसका क्या कहते हैं मरने के बाद वो जो मिट्टी में दोबारा मिल जाता है तो वो अमोनीकरण कहलाता है। उसके बाद नाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, जब कुछ पौधे विशेष बैक्टीरिया में मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन के कुछ हिस्से को वापस गैस के रूप में वायुमंडल में छोड़ते हैं। इस तरह ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो इस तरह दोस्तों ये क्या है, नाइट्रोजन का साइकिल हो गया। ठीक है, अब अगर इसे हम एक रेखा में समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से, तो पहले नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, फिर जिससे कि क्या कहते हैं जो नाइट्रोजन वायुमंडल में होता है वो मिट्टी में पहुंचता है, फिर नाइट्रीकरण होता है जिससे कि वो क्या कहते हैं जो मिट्टी में पहुंचे हुए होते हैं वो क्या कहते हैं पौधों में नाइट्रीकरण के फॉर्म में जाता है। फिर पौधे जब अफसोस कर लेते हैं तो उसको हम जानवर और हम लोग खाते, इंसान खाते हैं, तो उसको अवशोषण कर लेते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। फिर दोबारा उमर के जब मिट्टी पहुंचते हैं अमोनीकरण होते हैं, और फिर विनाइट्री करके दोबारा क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो उसे विनाइट्रीकरण कहते हैं। इस तरीके दोस्तों एक रेखा में पूरा आपका ये नया नाइट्रोजन का साइकिल हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन का साइकिल दिया है, सॉलिड प्रोसेस है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है। ये देखिए नाइट्रिफिकेशन कैसे हो रहा है, ये बिजली गिर रही है, नाइट्रोजन गैस N2 कैसे आता है, फिर उससे नाइट्रेट होता है,
ठीक है ना, NO2 फॉर्म में बदलता है, फिर अमोनिया बनता है, फिर अमोनिफिकेशन होता है, फिर मैन्योर, ये देखिए यहाँ पे आगे मिट्टी में, फिर वापस एटमॉस यहाँ से इनके ये नाइट्रोजन है ना गैस से निकलता है, जमीन से निकल रहा है, यानी कि ये खेतों से फिर ये वापस साइकिल कहाँ पहुंच जा रहा है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है नाइट्रोजन। इसमें बहुत चीजें दी है, आपको सब चीजें नहीं पढ़नी है क्योंकि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो जो चीज है उसको ही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत चीजें हैं, आगे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाले क्या कहते हैं टॉपिक्स पे, जब आएंगे चीजें होंगी तो मैं सारी चीजों को कंप्लीट कराऊंगा। अभी हम लोग क्योंकि साइकिल को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ साइकिल पे ही फोकस रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये सारे गैसेस के तीन क्या कहते हैं जो हमने पढ़े, ऑक्सीजन के, कार्बन के और नाइट्रोजन के। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अवसादी चक्र यानी कि सेडिमेंट्री साइकिल। अब सेडिमेंट्री में देखिए सबसे पहला जो दूसरा है क्या कहते हैं साइकिल, वो है फास्फोरस चक्र। ठीक है, फास्फोरस चक्र क्या होता है ये समझते हैं। वो प्रक्रिया जिसमें फास्फोरस तत्व चट्टानों, मिट्टी, जल और अपघटन और फिर भूवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा वापस अर्थ में क्रस्ट में जाता है, वो फास्फोरस चक्र कहलाता है। ये चट्टानों में फॉस्फोर के रूप में पाया जाता है, एक खनिज के रूप में। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये खनिज जो अस्थियों, दांत और जीवों के कवच के निर्माण में विशेष योगदान देता है। ये हमें किस तरीके से फायदा पहुंचाता है फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस मिलनी क्या है, ये फास्फोरस तत्व चट्टानों और मिट्टी और जल के अपघटन द्वारा वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा वापस अर्थ में क्रस्ट में जाता है, फास्फोरस चक्र कहलाता है। ठीक है, पहले तो चट्टानों पाया जाता है, चट्टानों से इन सब चीजों के द्वारा ये वापस क्रस्ट में पहुंचता है और क्रस्ट से वापस मतलब अर्थ क्रस्ट में पहुंचता है, और ये चक्रिया इस तरीके से पूरी होती है। ठीक है, तत्वों से होती है। आइए देखते हैं किस तरीके से चरण है। ये देखिए फास्फोरस साइकिल है दोस्तों, फास्फोरस के चरण आइए देखते क्या है। इनमें देखिए सबसे पहला है चट्टानों का क्षरण यानी कि वेदरिंग। बारिश, हवा, खनन द्वारा जब चट्टानें धीरे धीरे टूटती हैं तो वो मिट्टी नदियों और महासागरों में प्रवेश करती हैं। ठीक है, ऑलरेडी चट्टानों में रहता है और महासागरों मिट्टियों में फिर दोबारा टूट के वेदरिंग के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, जो दूसरा क्या, समुद्र में जमाव यानी सेडिमेंटेशन। फास्फोरस नदियों के जरिए बहकर समुद्र की गहराई और तट पर जमने लगता है और फिर लाखों साल बाद फिर से नई चट्टान में के रूप में बनता है। ठीक है, यानी कि दोबारा उसका रिसाइकिल होकर वो चट्टान में बनता है, तो वहीं आके एक जगह से हटता है दूसरी जगह जाके पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिसाइकिल होता है। और फिर किसके द्वारा होता है, अपघटन के द्वारा भी होता है कि मिट्टी द्वारा पौधों में अवशोषण, और फिर जब पेड़ मर जाते हैं तो वापस फास्फोरस मिट्टी में मिल जाते हैं सारी चीजें जाके। ठीक है, यानी चट्टान से निकलता है और मिट्टी जल और नदियों द्वारा सागरों में प्रवेश करता है, वापस वो क्या कहते हैं समुद्र से जमाव से वापस क्या कई सालों बाद चट्टानों में फिर से बनना आता है, लाखों सालों बाद फिर से जमने लगने के बाद चट्टानों में पाया जाता है और डिकम्पोजिशन के द्वारा अवशेषण करने के बाद दोबारा फास्फोरस मिट्टी में मिल जाता है पौधों के अवशेषण करने के बाद। इस तरीके से फास्फोरस का ये चक्र पूरा होता है। ठीक है, तो ये फास्फोरस चक्र डायग्राम है, इसमें देखिए बहुत चीजें आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। ये देखिए है यहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, ये चक्रों से ही मिलता है। प्लांट अपटेक फिर लेते हैं, फिर इनको डिकम्पोजिशन हो रहा है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फास्फोरस है। ठीक है ना, किस तरीके से ये पहुंचता है, देखिए नदियों में भी आ रहा है, जहाँ होता है एनिमल वेस्ट है वहां से निकल के वापस ये मिट्टी में मिल जा रहा है। इस तरीके से चक्रण इसका होता रहता है। ठीक है, ये तीन इसके मुख्य चरण है। अब आते हैं सल्फर साइकिल पे। देखिए सल्फर साइकिल क्या है, सल्फर चक्र में वायुमंडल से अम्लीय वर्षा के रूप में चट्टाने, ज्वालामुखी और मानवीय जो कार्य होते हैं उनके द्वारा कोयले का जलना आदि द्वारा चट्टानों, पानी, मिट्टी, हवा और जीवित जीवों के बीच चक्रण होता है और फिर वापस मृदा और चट्टान में मिल जाता है। ये भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट है दोस्तों, सल्फर खनिज के रूप में ही है जो इस तरीके से वापस क्या कहते हैं सल्फर चक्र में वायुमंडल से, देखिए अच्छा हाँ वो सिर्फ चट्टानों में पाया जाता था, और जो सल्फर है दोस्तों ये वायुमंडल में और क्या कहते हैं स्थलमंडल दोनों में पाया जाता है, यानी चट्टानों में पाया जाता है और वायुमंडल में भी पाया जाता है। ये एक मेन इसका डिफरेंस है। ठीक है, और ज्वालामुखी और मानवीय कार्य द्वारा कोयले का जलना आदि द्वारा ये चट्टानों, पानी, मिट्टी, हवा, जीवित जीवों के बीच चक्रण करता है और वापस मिटा हुआ चट्टान में मिल जाता है। इस तरह ये साइकिल सल्फर का साइकिल चलता है। इसके मुख्य स्रोत क्या है, चट्टाने, ज्वालामुखी, समुद्र, कोयला, तेल का जलना और फैक्ट्री का धुआं, और गैसीय व अवसादी दोनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारे क्या कहते हैं ये सल्फर वो फास्फोरस था वो सिर्फ अवसादी रूप में पाया जाता है, यानी कि सिर्फ चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसमें लिखा है हमने, ये चट्टानों में फॉस्फेट के रूप में एक खनिज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये चट्टानों में होता है और जो सल्फर होता है ये आपका क्या कहते हैं वायुमंडल और क्या कहते हैं गैसीय और अवसादी दोनों रूपों में पाया जाता है। मेन डिफरेंस है, याद रखिएगा। आइए इसके चक्रण को समझते हैं क्या है, सल्फर चक्र के चरण क्या क्या है। देखिए वायुमंडलीय निक्षेप, ठीक है, वायुमंडलीय निक्षेप यानी हवा में मौजूद SO2 अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पे आता है पहले तो। ठीक है, फिर पादपों द्वारा ग्रहण, मिट्टी से सल्फेट के रूप में पौधों द्वारा अवशोषण किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा खाद्य श्रृंखला, जीवों द्वारा पौधों को खाने से सल्फर का स्थानांतरण होता है, यानी कि खाद्य श्रृंखला में आ जाता है। और फिर
मृदा व जल में वापसी, अपघटन के माध्यम से मृत अवशेषों किसके, पेड़ पौधों और जानवरों के वापस मिट्टी और समुद्र में मिलना। फिर जीवाश्म का बनना, लाखों साल बाद जीवाश्म ईंधन बनकर पुनः वायुमंडल में आ जाते हैं। इस तरीके से सल्फर का ये साइकिल दोस्तों पूरा होता है। देखिए डायग्राम में इस तरीके से, ये देखिए एटमॉस्फेयर की मोस्टली अवसादों पे आता है, ये एटमॉस्फेयर और अवसाद दोनों सेडिमेंट्री दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। एटमॉस्फेयर में मतलब कि या तो एटमॉस्फेयर में और स्थलमंडल में, ठीक है, लिथोस्फीयर दोनों में पाया जाता है। ये दोनों मेन डिफरेंस याद रखिएगा। देखिए यहाँ से आया, उसके बाद इस तरीके से करके क्या थे, कंबंशन हुआ है ना, सल्फर डिपोजिशन हुआ, सल्फर का टेस्ट हुआ, एसिड प्रेसिपिटेशन हुआ, एसिड के फॉर्म में नीचे आता है जैसे मैंने बताया, वोल्केनो एमिशन द्वारा भी आता है, ये भी एक पॉइंट है, सल्फर का भी होता है और फास्फोरस के भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे आज सारे चक्र जो होते हैं साइकिल पूरे हुए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने अपने क्या कहते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, उसके हम लोगों ने पूरे 5 ड्राइवर को आज पूरा कर लिया, जिसमें कि उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा प्रवाह, डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन, इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी पारिस्थितिक अनुक्रमण, और आज जो हमने पढ़ा, आज का हमारा टॉपिक का जो वीडियो का, न्यूट्रिएंट और बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, वो रासायनिक चक्र। अब दोस्तों आखिरी इसका ड्राइवर पड़ा होमियोस्टेट। अगले लेक्चर में होमियोस्टेट और इसके साथ और भी 2 चीजें बची हुई हैं इस चैप्टर के, इसको हम कंप्लीट करके ये चैप्टर अपनी तरफ से हम खत्म कर देंगे। तो दोस्तों इसको पढ़ते रहिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है सब देखिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।